छोटा सा मच्छर आदमी पर भारी। वॉच आउट, डॉक्टर कांता बूथराज पब्लिक अवेयरनेस सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, मच्छरों के कारण जो डेंगू होता है उसने सारी दुनिया के अंदर त्राहिमाम मचा दिया है। तो फिर उन मच्छरों के बारे में डिटेल में हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मच्छर के बारे में जानोगे तभी उनको रोकोगे तो ही डेंगू को रोक पाओगे। इसके लिए मेरे साथ हैं सूरत के फेमस फिजिशियन, डाउन टू अर्थ, पर काम में परफेक्ट डॉक्टर आशीष लुथरा। तो आशीष भाई, मैं आपको पहला सवाल पूछती हूँ, डेंगू के मच्छर के बारे में आप डिटेल में छोटी छोटी बातें बताइए कि जिसके कारण हम यह बीमारी रोक सकते हैं। डेंगू एडिस नाम के मच्छर से होता है। यूजुअली वो मच्छर सुबह में काटता है, अर्ली मॉर्निंग या सनसेट के पहले। और अगर वो मच्छर को एक बार डेंगू हो जाए तो आजीवन उसको डेंगू रहता है। और वो एक इंटरमिटेंट फीडर है। इंटरमिटेंट फीडर यानी कि अगर वो एक साथ पूरा खाना नहीं खाता, उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे काट सकता है और काफ़ी लोगों को डेंगू फैला सकता है। अच्छा, तो ये मच्छर कहाँ पे दिखते हैं ज़्यादा करके? ये मच्छर जहाँ पे पानी का जमावड़ा होता है वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपके कूलर हो गए, घर के अंदर जो बर्तन है उसमें पानी है, कहीं आपके घर के आजू बाजू गड्ढे हो, होम गार्डन्स हो, घर के बाहर गार्डन्स हो, कहीं पे भी साफ पानी का जमावड़ा हो तो वहाँ पे डेंगू के मच्छर हो सकते हैं। सो डेंगू के मच्छर दिन के टाइम में काटते हैं, फिर पानी के जमावड़े में जम जाते हैं। एडिस इजिप्टी, ये जो डेंगू मच्छर है, सिर्फ डेंगू ही नहीं, दूसरी बीमारियां भी फैलाता है जैसे चिकनगुनिया, जिका वायरस। परंतु डेंगू का प्रॉब्लम सारी दुनिया में बहुत बड़ा हुआ है। 100 to 400 मिलियन लोग सारी दुनिया में एक साल में डेंगू की बीमारी से अफेक्टेड है। तो और ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा ही बढ़ रहा है, खास करके अर्बन एरिया में। आशीष भाई, ये जो अर्बन एरिया में ज़्यादा होने का क्या कारण है? अर्बन एरिया में मेन प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन का। नई बिल्डिंगें बनती है और नए पार्क्स और गार्डन्स बनते हैं। इतने कंस्ट्रक्शन के कारण पानी का जमावड़ा ज़्यादा होता है। अर्बन एरिया में भी लोगों का अमन गमन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, सो दिन भर घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं, सब कपड़े बिपड़े फुल्ली कवर्ड नहीं होंगे तो उनको मच्छर काटेंगे और बीमारी हो जाएगी। अब डेंगू की बीमारी है और लक्षण क्या है अलग अलग स्टेजेस? डेंगू की बीमारी में काफ़ी फेजेस होते हैं। जैसे कि पहला फेज़ है जिसमें काफ़ी लोगों को डेंगू होता है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते या एकदम मामूली से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वीकनेस। वो सेल्फ अबॉर्टिव होते हैं, थोड़े से दिन में पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। दूसरे टाइप का जो टिपिकल डेंगू है उसको बोलते हैं हम लोग डेंगू फीब्राइल स्टेज। उसमें 100 से 104 तक बुखार आ सकता है, जो 2 से 7 दिन तक रह सकता है। उसके अलावा सर दर्द, आँख के पीछे दर्द, बदन दर्द, मसल पेन, और इतना सीवियर मसल और बोन पेन हो सकता है कि उसको डेंगू का दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर है। उल्टी जैसा लगना और हल्का सा और बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये डेंगू के फिब्राइल स्टेज में होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर डेंगू फीवर। उस स्टेज में बदन में कहीं पे भी पानी भर सकता है, जैसे आपके लंग्स में पानी भर सकता है जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, पेट में पानी भर सकता है जिसको हम लोग असाइटिस कह सकते हैं, और पूरे बॉडी पे सूजन आ सकता है जो प्रोटीन कम होने की वजह से होता है। उसके अलावा आपको बहुत उल्टी होती है, आपका फीवर बहुत ज़्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और आपको कहीं से भी खून निकल सकता है, जैसे कि नाक से खून निकल सकता है, मुंह से खून निकल सकता है, लैट्रिन पेशाब में खून निकल सकता है। और इसके अलावा बाकी बड़ी बीमारी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़, उल्टा सीधा बोलना और पेट में एकदम ज़्यादा दुखाव होना। ये डेंगू के रेड फ्लैग्स है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सीवियर डेंगू है, जिसको पहले के नाम इन्हें डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते थे।
यूजुअली फेब्राइल स्टेज के बाद में 60 to 70% लोग ठीक हो जाते हैं और सिर्फ 10 से 20% लोग ही सीवियर डेंगू फीवर के स्टेज में पहुंचते हैं। सो आपके कहने से डेंगू के आप पेशेंट ऐसे डिवाइड कर सकते हो, कुछ रास्ते में हाथते पीते हैं, ठीक अपने आप ही हो जाते हैं। दूसरे पेशेंट है माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, घर पे रहना पड़ता है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्या लेनी वो बाद में आप हमें बताओगे ही, और अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तीसरी स्टेज है, उसमें वो पेशेंट इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है, एडमिटेड रहते हैं, फिर भी उनको बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। काफ़ी बार तो डेंगू के पेशेंट जो है उनका दिमाग पे भी असर होता है, जैसे आपने बताया कि भाई वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं, कभी होश खो देते हैं। यूजुअली रिकवरी स्टेज में दिमाग की प्रॉब्लम आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इस स्टेज में क्या होता है कि अपने शरीर में जो पानी आजू बाजू गिर गया था, जिसको हम लोग सीरोसाइटिस बोलते हैं, वो पानी अपने ब्लड वेसल्स वापस खींचते हैं। इस स्टेज में दिमाग में सूजन आने के चांसेस रहते हैं और रैश हो सकती है। अच्छा। और दूसरा है कि रिकवरी स्टेज में पूरे बदन में खुजली चालू हो सकती है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अब डेंगू के बारे में मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ। मच्छर काटने के बाद में कितने दिन में बीमारी होती है? मच्छर काटने के 4 से 14 दिन के बीच में बीमारी हो सकती है। अच्छा, आप निदान कैसे करो? डेंगू डायग्नोज करने के लिए टेस्ट अवेलेबल है। वो रैपिड टेस्ट हो सकती है, एलाइसा बेस्ड टेस्ट हो सकती है, या PCR बेस्ड टेस्ट हो सकती है। उससे 3 कंपोनेंट होते हैं, NS1, IgM यानी कि एक्यूट डेंगू है, IgG यानी पुराना डेंगू हो सकता है, और या पहले हुआ डेंगू भी हो सकता है। इसमें हम लोग CBC कराते हैं, जिसमें हेमेटोक्रीट के आधार पर कितना पानी या फ्लूइड चढ़ाना है वो हमको गाइड करता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लेटलेट का, जो काफ़ी कम हो सकता है, और अगर प्लेटलेट कम होता है तो हम रेगुलरली प्लेटलेट की जांच कराते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट सीरियस होता है या पेशेंट को वार्निंग साइंस होती है तो काफ़ी टेस्ट जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, फेरिटिन है इत्यादि, वो सब हम लोग चेक करते हैं। डेंगू की ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ये एक वायरल बीमारी है। इसके 4 प्रकार होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे बुखार आए, सर दर्द हो, बदन दर्द हो तो पैरासीटामोल बहुत है। आइडियली आप बाकी भारी दवा जैसे एस्पिरिन और ब्रूफेन आप अवॉइड करोगे, क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छे से पानी पीना है और नरम खाना खाना है। अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी रोकने की दवा दे सकते हैं। अगर आदमी खा पी नहीं सकता तो उसमें बॉटल चढ़ानी पड़ती है। बाकी आप ओरली अच्छे से पानी और लिक्विड्स, जूसेस वो सब अच्छे से लो तो यूजुअली अपने आप घर के लेवल पे ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, तो फिर आप एडमिट करने का कब बोलोगे? एडमिट करने का अगर मुंह से अच्छे से नहीं लेता, बहुत ज़्यादा उल्टी हो, पेट में दर्द हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, या तो फिर एक्सरे या सोनोग्राफी में पेट के गॉल ब्लैडर पे सूजन हो, या शरीर में पानी भर रहा हो, या तो फिर लंग्स और पेट में पानी भर रहा हो, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन जाने लग जाए, ऐसे स्टेज में एडमिट होना ज़रूरी है। सबसे खतरे की घंटी है ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना, काला लैट्रिन आना, ये स्किन में ब्लीडिंग होना, गम्स में ब्लीडिंग होना, ये सब एक रेड फ्लैग्स हो जाते हैं। इसमें एडमिट होना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, तो वो तो कंपलसरी हो गया। अभी और एक सवाल हमारी भावना का है। उसको 15 दिन पहले डेंगू हुआ था, उसके बाजू में अभी घर के ब्लड कैंप है, उसको ब्लड डोनेट करना है, क्या करें? आइडियली 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कम से कम। अगर डेंगू का पेशेंट है एडमिटेड, उसको मच्छर ने काट लिया, जिसके अंदर डेंगू का वायरस नहीं है, तो उस आदमी के थ्रू उस मच्छर के अंदर जंतु जा सकते हैं क्या, कि जिसके कारण वो दूसरे लोगों को में बीमारी फैला सकता है? मच्छर में इंसान से बीमारी आती है, तो अगर जिसको डेंगू हो उसको मच्छर काटे तो वो आजीवन डेंगू फैला सकता है 2 से 7 दिन बाद। डेंगू की बीमारी रोकने के लिए क्या क्या? इसमें 2 मेजर्स आते हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं और दूसरा मच्छर का
जमावड़ा या मच्छर नहीं बने उसके लिए क्या कर सकते हैं? मच्छर के लिए दो चीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी पानी जमता है वो पानी, जैसे कि गड्ढे हैं तो वहाँ पे लैंडफिल कर सकते हैं। जहाँ पे पानी रुका हुआ है उसको वहाँ पे पानी रुकने नहीं देना है। और दूसरा चीज़, आजकल मच्छरों का स्टरलाइजेशन भी करते हैं। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? ह्यूमंस फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं। अब अगर आप जंगल में जा रहे हो तो फिर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हो। जहाँ पे मच्छर की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो। और अभी ट्रायल फेज़ में वैक्सीन्स भी ले सकते हो। वैक्सीन किसको दे सकते हैं, किसको नहीं? वैक्सीन अभी ट्रायल फेज़ में है। यूजुअली जिसको डेंगू हो चुका है ऐसे ही लोगों को वैक्सीन देते हैं और इसी एरिया में देते हैं जहाँ पे डेंगू ज़्यादा है। ऐसे एरिया में नहीं देते जहाँ पे डेंगू बहुत कम है या नहीं होता। और वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही देते हैं। लेस देन 6 साल के होंगे तो हम लोग वैक्सीन नहीं देते हैं। इतनी अच्छी उनकी इम्यूनिटी डेंगू के अगेंस्ट डेवलप नहीं होती। अच्छा, प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डेंगू के वैक्सीन के लिए, पर स्टिल अभी भी वैक्सीन थोड़े ट्रायल फेज़ में ही है। मेरे को लग रहा है कि आशीष भाई ने हमें बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है, वो हम ध्यान रखेंगे। तो टेक होम मैसेज ये है कि मॉस्किटो कॉन्टैक्ट ही अवॉइड कीजिए, फुल्ली कवर्ड कपड़े पहनिए, मॉस्किटो के अगेंस्ट में मेजरमेंट जो भी डॉक्टर आशीष भाई ने बताए वो ध्यान रखिए। इन्हें स्टेगनेंट पानी मत रहने दीजिए। और कोई थोड़े से भी लक्षण दिखे जैसे आशीष भाई ने बताए हैं, डेंजर या रेड फ्लैग्स, तो वो ऐसे थोड़ा सा भी लगे तो तुरंत जाके एडमिट हो जाइए। थैंक यू।